अस्सलामुअलैकुम। आज हम टॉपिक 13.4 डिस्कस करेंगे, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने प्रेशर की इक्वेशन फाइंड की थी, PV इक्वल टू 1/3 NM V स्केयर एवरेज, और इसको इक्वेशन 13.13 का नेम दिया था। इसी इक्वेशन को लेकर चलेंगे और एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन हमने देखी थी, वो क्या होती है, PV इक्वल टू nRT, और V स्केयर का जो एवरेज है वो किसके बराबर होता है, V रूट मीन स्केयर का स्केयर। अब इन दोनों इक्वेशंस को 13.13 में पुट करेंगे और फिर देखेंगे इसको। अब PV की जगह पे पुट कर दिया है nRT, 1/3 NM वैसे आ गया, और V स्केयर एवरेज की जगह पे पुट कर दिया V रूट मीन स्केयर का स्केयर, और इसको इक्वेशन हमने 13.15 का नेम दे दिया। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, यहाँ से हम एम वी रूट मीन स्केयर का जो स्केयर है उसको सेपरेट कर लेंगे। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 3nRT, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम स्मॉल n को कैपिटल N का डिनोमिनेटर बना देंगे, ये n जब ऊपर जाएगा तो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन जो है इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट हम लोग स्मॉल n को देखते हैं, वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ से हम जो है Na को सेपरेट कर लेंगे, तो Na इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल N बाय स्मॉल n। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, n बाय स्मॉल n की जगह पर Na पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी एम वी रूट मीन स्केयर का स्केयर, और बराबर आ जाएगा 3RT डिवाइडेड बाय, ये पूरा फैक्टर किसके बराबर है, Na के, तो यहाँ पर Na पुट कर दिया। नेक्स्ट हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को ऑन बोथ साइड, दोनों टर्म्स को हम लोग जो है 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 1/2 से मल्टीप्लाई किया इस तरफ भी और इस तरफ भी, और इसको इक्वेशन A का नेम दे दिया। यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से हम V रूट मीन स्केयर का जो स्केयर है उसको सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पर M जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3RT डिवाइडेड बाय M, इस तरफ आ गया तो MNA। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है वो स्केयर रूट ले लेंगे इस स्केयर को खत्म करने के लिए। जब स्केयर रूट लिया है इस टर्म का भी और इस टर्म का भी, तो यहाँ पर स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कट गया, ये बन गया V रूट मीन स्केयर इज इक्वल टू स्केयर रूट 3RT डिवाइडेड बाय MNA। इसको इक्वेशन 13.16 का नेम दे दिया। ये जो हमने फाइंड की थी, इस इक्वेशन को अब मजीद क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। जानते हैं कि R/NA जो है वो किसके बराबर होता है, वो KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल है, और V रूट मीन स्केयर का जो स्केयर है वो किसके बराबर है, V स्केयर के एवरेज के। तो अब हम इक्वेशन A को जो है वो कैसे लिखेंगे, इक्वेशन A में क्या होगा, V रूट मीन स्केयर की जगह पर पुट कर देंगे V स्केयर का एवरेज, 3/2 वैसे ही आ जाएगा, R/NA की जगह पे पुट कर दिया KB, और साथ में T आ जाएगा, तो इसको इक्वेशन 13.17 का नाम दे दिया। इक्वेशन 13.17 ये जो है, यहाँ से हम लोग 3/2, ये जो कांस्टेंट है इसको उस तरफ ले जाएंगे, 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 जो है वो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 13.18 का नाम दे दिया। क्योंकि हमें पता है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, हाफ एम वी स्केयर का एवरेज, तो इक्वेशन हम जो 17 है उसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे फैक्टर की जगह पर पुट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी का एवरेज, और आ जाएगा 3/2 KBT। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गई एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की, जो कि बराबर होती है 3/2 KBT। 3/2 एक कांस्टेंट है, KB भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जबकि T जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जिसको कि केल्विन में मेजर किया जाता है। तो इस टॉपिक में जो हमने एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी थी गैस की, वो हमने फाइंड कर ली, वो आ गई 3/2 KBT। यहाँ से हमें पता चला कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, टेम्परेचर के कम होने से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, कम होगी। KB की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 जॉउल पर केल्विन, और टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर लिया है वो है 300 केल्विन। इसको जब पुट करेंगे तो KB T जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23, ये वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई किया 300 से, केल्विन केल्विन से कट गया, KBT की वैल्यू आ गई 4.14 मल्टीप्लाई 10⁻⁻21 जॉउल। जॉउल जो है वो एनर्जी का एक बड़ा यूनिट है, जबकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये भी एनर्जी का यूनिट है, लेकिन ये जॉउल से क्या है, स्मॉल है।
अब अगर हम KBT को जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करना चाहें स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी में, तो हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमें पता है किसके बराबर होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जाउल। अब हम क्या करेंगे, KB की जो वैल्यू है जाउल पर केल्विन, उसको हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो KB की जो वैल्यू थी 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23, उसको हम डिवाइड करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, और ये जाउल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब भी हम एक बड़े यूनिट से एक छोटे यूनिट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमेशा डिवाइड करेंगे, और जब छोटे से बड़े यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब डिवाइड किया तो आंसर आया 8.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। ठीक है, अब KBT की वैल्यू फाइंड करनी है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो KB की जो वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में आई थी वो पुट की, मल्टीप्लाई टेम्परेचर की वैल्यू क्या थी 300 केल्विन, वो पुट की, केल्विन केल्विन से कट गया, इनको आपस में जो मल्टीप्लाई किया तो KBT की वैल्यू आई 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब KBT की जो वैल्यू है उसको हमने जॉल में भी मेजर कर लिया और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मेजर कर लिया। टॉपिक 13.4 एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 13.5 काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी को तो हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या होती है। अब यहाँ पर जो न्यू चीज है वो है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। पहले काइनेटिक थ्योरी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। काइनेटिक थ्योरी जो थी वो गैस के बारे में हमें बताती है, गैस का बिहेवियर एक्सप्लेन कर रही होती है। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी जो है वो हमें क्या 5 पोस्टुलेट दिए थे इसने, कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, बेतरतीब मूव करते हैं। जब वो बेतरतीब मूव करते हैं तो सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और जब वो कोलाइड करते हैं तो हर कोलिजन पर मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। पोस्टुलेट क्या कहता है कि जब मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं तो वो आपस में भी कोलाइड करते हैं और कंटेनर की वॉल के साथ भी कोलाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, और उनकी कोलिजन जो है वो क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। और नंबर 4 पोस्टुलेट क्या था कि मॉलिक्यूल्स का जो साइज है उनके डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। 5 पर था कि मॉलिक्यूल्स का जो फिनाइट वॉल्यूम है उसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी को हम लोगों ने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। यहाँ पर वो जब कोलाइड करते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, प्रेशर लगा रहे होते हैं, किसके ऊपर, आपस में भी लगा रहे होते हैं और कंटेनर की वॉल्स के ऊपर भी लगा रहे होते हैं। काइनेटिक थ्योरी से हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, गैस का प्रेशर फाइंड किया था। प्रेशर हम लोग कैसे फाइंड कर सकते थे कि जब भी मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, प्रेशर को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो वो जो प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं उस प्रेशर को हम लोगों ने फाइंड किया था और वो क्या आया था, PV = 1/3 NmV² का एवरेज। अब हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। कहता है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो है वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं यूजिंग प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को यूज करते हुए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर देख रहे होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या बिलियंस में, ट्रिलियंस में होंगे। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स की तादाद इतनी ज्यादा हो जाती है तो फिर काइनेटिक थ्योरी जो है वो उसको स्टडी नहीं कर सकती, फिर उसके लिए स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की क्या करती है, जरूरत पड़ती है। कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या है, रैंडम मोशन में है। रैंडम मोशन में होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। टकराने के बाद क्या होगी, उनकी वेलोसिटीज डिफरेंट होती जाएंगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती जाएगी। मॉलिक्यूल की वेलोसिटी और उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी तो मॉलिक्यूल्स जो है वो, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, E1 E2 E3 सो ऑन। ठीक है, अपनी एनर्जी के हिसाब से वो क्या करेंगे, एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई कर लेंगे। हमने क्या देखा कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं प्रोबेबिलिटी को देखते हुए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिलियंस ट्रिलियंस में होंगे। चूंकि मॉलिक्यूल जो है वो रैंडम मोशन में होते हैं, वो आपस में टकराएंगे जिसकी वजह से उनकी स्पीड चेंज होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। काइनेटिक एनर्जी चेंज होने की वजह से वो क्या करेंगे, डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अपनी एनर्जी के हिसाब से वो एनर्जी स्टेट को क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे। उसके तौर पर बात याद रखने वाली है कि जो लोअर एनर्जी स्टेट्स है उसको ज्यादा मॉलिक्यूल्स ने क्या किया होता है, ऑक्यूपाई किया होता है, जबकि जो हायर एनर्जी स्टेट्स हैं वहां पर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होती है, कम होती है।
लोअर एनर्जी स्टेट्स में मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा होती है, जबकि हायर एनर्जी स्टेट्स में जैसे जैसे जाते जाएंगे मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखते हैं। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग N2/N1 जो है वो किसके बराबर है, एक्सपोनेंशियल की पावर है -ΔE/kBT। इस पूरे फैक्टर को, इस पूरी इक्वेशन को क्या कहा जाता है, बोल्ट्जमैन फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें N1 क्या है, तो N1 जो है वो मॉलिक्यूल्स की या फिर एटम्स की क्या है, पॉपुलेशन है लोअर एनर्जी स्टेट में। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो E1 में जितने नंबर ऑफ एटम्स या जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं उनकी तादाद क्या कहलाती है, N1 कहलाती है। ठीक है, और N2 क्या है, N2 जो है वो हायर एनर्जी स्टेट, E1 से बाद कौन सी एनर्जी स्टेट आती है, E2। तो N2 जो है वो हायर एनर्जी स्टेट में मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स की तादाद है, जिसको पॉपुलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, N1 लोअर एनर्जी स्टेट में मॉलिक्यूल्स की तादाद, N2 हायर एनर्जी स्टेट्स में मॉलिक्यूल की तादाद। और अगर यहाँ पर हम देखें डेल्टा E, तो डेल्टा E बराबर होता है E2 माइनस E1। E2 जो है इस एनर्जी स्टेट की एनर्जी ज्यादा है, जबकि E1 की एनर्जी क्या है, कम है। तो E2 माइनस E1 जो है वो क्या हो जाएगा, एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा। KB यहाँ पर क्या है, KB यहाँ पर एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, फिक्स है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है क्या होती है। और T जो है वो क्या है, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जिसको कि केल्विन में मेजर किया जाता है। क्या देखा था कि लोअर एनर्जी स्टेट में मॉलिक्यूल्स की तादाद अमूमन क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि हायर एनर्जी स्टेट्स में जैसे जैसे जाते जाएंगे मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। में बोल्ट्जमैन फैक्टर जो है वो क्या बता रहा है, कह रहा है कि टेल्स अ मॉलिक्यूल इन लोअर एनर्जी स्टेट विल बी इन हायर एनर्जी स्टेट। बोल्ट्जमैन फैक्टर जो है वो हमें ये बता रहा है कि एक मॉलिक्यूल जो लोअर एनर्जी स्टेट में पाया जाता है वो हायर एनर्जी स्टेट्स में भी जा सकता है। अब कैसे जा सकता है वो हम लोगों ने देखना है। असल में बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो हमें प्रोबेबिलिटी बताता है कि मॉलिक्यूल या एटम जो है वो किस एनर्जी स्टेट में लाई करेगा। बोल्ट्जमैन फैक्टर ने क्या कहा कि एक मॉलिक्यूल जो लोअर एनर्जी स्टेट में पाया जाता है वो हायर एनर्जी स्टेट में भी जा सकता है। वो कैसे जा सकता है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें। टेम्परेचर इंक्रीज करने से चूंकि मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में है तो उनकी क्या हो जाएगी, कोलिजन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। कोलिजन ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स की स्पीड इंक्रीज होगी। स्पीड इंक्रीज होने की वजह से उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो हायर एनर्जी स्टेट्स में मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। चूंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक सेकंड में कहा जाता है कि वो बिलियंस टाइम क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं। तो जब उनकी इतनी कोलिजन हो रही है तो उनकी स्पीड भी तेज़ी से चेंज हो रही है। स्पीड चेंज होने का मतलब है कि उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमने निकाला था, वो क्या था, 3/2 kBT। ये रिलेशन में बता रहा है 3/2 भी कांस्टेंट है, KB भी कांस्टेंट है, कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। पर अगर हम देखें तो जब टेम्परेचर लो होगा स्पीड भी स्लो होगी और लो काइनेटिक एनर्जी होगी, और लोअर एनर्जी स्टेट्स में मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी हाई हो जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई हो जाएगी। अब हायर एनर्जी स्टेट्स में मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, और वो मॉलिक्यूल्स जंप करके जाएंगे लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। अल्लाह हाफिज।